सुप्रभात बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक हिंदी के अध्याय 5 का अध्ययन करेंगे जिसका शीर्षक है समास। तो चलिए पाठ को पढ़ते हैं, जानते हैं समास के विषय में क्या होते हैं, किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है। अध्याय 5 समास। समास संस्कृत भाषा की प्रमुख। बच्चों, जो समास है संस्कृत भाषा का शब्द है, इसका अर्थ है समस्यते इति समास, अर्थात जिसका संक्षेप किया जाए वह प्रक्रिया समास कहलाती है। भाषा में अनावश्यक विस्तार को हटाने के लिए तथा उसमें मधुरता, रोचकता व आकर्षण उत्पन्न करने के लिए समास का प्रयोग किया जाता है। तो समास होती है बच्चों शब्द समूह को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया। निम्नलिखित शब्द समूह को ध्यानपूर्वक पढ़िए। सत्य के लिए आग्रह, पथ से भ्रष्ट, परलोक को गमन, घी और शक्कर और रात ही रात में। बहुधा उपयुक्त शब्द समूह निम्नलिखित रूपों में पढ़े जाते हैं। सत्याग्रह, पथ भ्रष्ट, परलोक गमन, घी शक्कर, रातों रात। दोनों रूपों की तुलना करने पर हम पाते हैं कि पहले रूप के शब्द समूह को दूसरे शब्द रूप में परिवर्तन कर दिया गया है, उनको परिवर्तित कर उनको संक्षिप्तता दी गई है। और इस संक्षिप्तीकरण की जो प्रक्रिया है यही समास है, यानी कि शब्दों को कट यानी कि शब्द समूह को जो छोटे करने की जो प्रक्रिया है वही समास कहलाती है। परस्पर संबंध रखने वाले दो या दो से अधिक पदों के मेल को समास कहते हैं, जो एक दूसरे से संबंधित भी है, तभी हम उनको छोटा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। किसी भी वाक्यांश को हम छोटा नहीं कर सकते, शब्द समूह को छोटा नहीं कर सकते, उनमें कोई संबंध होना चाहिए। जैसे रसोई घर, रसोई के लिए घर, राजा रानी, राजा और रानी आदि। समास युक्त पद में को समास को कट समास युक्त पद को समस्त पद कहते हैं। विग्रह करने पर समस्त पद के दो पद बन जाते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। मतलब समस्त पद में बच्चों हमारे दो पद रहते हैं, एक होता है पूर्व पद और दूसरा होता है उत्तर पद। जैसे यहाँ पर दिए गए हैं समस्त पद, उत्तर पद और विग्रह, तीनों चीज दे रखी है। रसोई घर, रसोई और घर, पूर्व पद क्या है रसोई और उत्तर पद घर, और विग्रह रसोई के लिए घर। ज्ञान युक्त, ज्ञान और युक्त शब्द आए ज्ञान से युक्त, ठीक है। यहाँ पर हमें विग्रह करके भी दिखाया गया, यानी कि अपनी पहले जैसी अवस्था में लाना शब्दों को समास विग्रह कहलाता है। अब है समास के भेद। सामान्य रूप से समास के चार प्रमुख भेद हैं। पहला होता है तत्पुरुष समास, जिस समासिक शब्द का दूसरा पद प्रधान होता है तथा पहले पद के साथ लगी विभक्ति को से के लिए से द्वारा का की के में पर का लोप हो जाता है, वह तत्पुरुष समास कहलाता है। जैसे कैसे होता है, जैसे शरणागत शरण को आया हुआ, गगनचुंबी गगन को चूमने वाली। तो यहाँ क्या होता है बच्चों, दो पद होते हैं लेकिन दूसरा पद मुख्य होता है, और साथ ही साथ पहले पद के साथ कुछ विभक्ति चिन्ह आते हैं। जो भी हमारे कारक की जो विभक्तियां होती है ना, जो कारक के चिन्ह होते हैं वो इसमें आते हैं, और उन विभक्तियों का जब हम समासिक पद बनाते हैं, समस्त पद बनाते हैं, वो उनमें उन विभक्तियों का लोप हो जाता है, और जब हम विग्रह करते हैं ये विभक्तियां हमें दिखाई देती हैं। तो कर्म से लेकर अधिकरण तक की सारी विभक्तियां इस समास के अंदर आती है, केवल कर्ता और संबोधन नहीं आती। तत्पुरुष समास के उपभेद पूर्व पद में लगे हुए कारक चिन्हों के नाम से किए जाते हैं। तो जो विभक्ति आती है ना, जो कारक चिन्ह आते हैं, उसी के आधार पर इसके जो भेद हैं वो किए गए हैं तत्पुरुष समास के। जैसे पहला है कर्म तत्पुरुष, को का लोप हो जाता है, समस्त पद और विग्रह। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। जेब कतरा, जेब को काटने वाला। दूसरा इसका भेद है करण तत्पुरुष, इसमें क्या होता है से और के द्वारा का लोप होता है। ये दोनों हमारे चिन्ह हैं किसके, करण कारक के, और यही इसी से करण तत्पुरुष बना है। समस्त पद और विग्रह, तो हम इसमें बीच में जब हम विग्रह करेंगे तो के द्वारा या फिर से आ जाएगा। ईश्वर पदत, ईश्वर द्वारा प्रदत्त किया हुआ। रेखांकित, रेखा से अंकित। संप्रदान तत्पुरुष चिन्ह होता है, के लिए का लोप हो जाता है, गायब हो जाता है के लिए। समस्त पद बनाने पर समस्त पद और विग्रह। सत्याग्रह, सत्य के लिए आग्रह। गौशाला, गो के लिए शाला। विद्या, विद्यालय, यहाँ पर बच्चों यहाँ विद्या नहीं विद्यालय, विद्या के लिए आलय। अब है अपातान तत्पुरुष, से अलग होने के अर्थ में का लोप हो जाता है, से विभक्ति का लोप होगा। समस्त पद विग्रह। गुणहीन, गुण से हीन। धनहीन, धन से हीन। दोष मुक्त, दोष से मुक्त। संबंध तत्पुरुष समास, का के की का लोप, समस्त पद और विग्रह। सेनापति, सेना का पति। दीनानाथ, दीनों के नाथ। भारतवासी, भारत का वासी, और गंगा तट, गंगा का तट। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है, जब हम समस्त पद बनाएंगे में और पर विभक्तियों का लोप हो जाएगा। समस्त पद विग्रह। नरोत्तम, नरों में उत्तम। अगला है हमारा आप बीती, आप पर बीती। घुड़सवार, घोड़े पर सवार।
अब है तत्पुरुष समास के उपभेद। ठीक है, जो हमने भी पढ़े थे उनमें एक आध भेद और जोड़ा गया है। अब है तत्पुरुष समास के उपभेद। अलुक तत्पुरुष, नच तत्पुरुष, मध्यम पद लोपी तत्पुरुष, कर्मधारय तत्पुरुष और द्विगु समास, ये सारे इसमें ही आते हैं। तो पहले अलुक तत्पुरुष। पीछे हमने देखा कि दो शब्दों के बीच आई विभक्ति का लोप हो जाता है, परंतु जब इस विभक्ति का लोप नहीं होता तो अलुक तत्पुरुष होता है। जब लोप हो जाए तो हमारे जो विभक्ति वाले जो कारक हमने ऊपर पढ़े वो होंगे, उनके हिसाब से तत्पुरुष समास का नाम होगा। और लेकिन जब नहीं हो पाए तो ये वाला समास होगा अलुक तत्पुरुष। जैसे समस्त पद विग्रह, क्या है, खेचर, खे, गगन में चर, वाचस्पति, वाचस वाणी का पति, युधिष्ठिर युद्ध में स्थिर, मनसिज, मनसी, मन में जो उत्पन्न, ये है हमारे अलुक तत्पुरुष। अब हमारा अगला नी तत्पुरुष। नी आ रहा है इसमें, नी है तत्पुरुष। जिस समस्त पद में पहला पद निषेधात्मक हो उसे नीय तत्पुरुष कहते हैं। जैसे यहाँ पर विग्रह समस्त पद दिए गए हैं। असंभव, न संभव, अप्रिय, न प्रिय, अनंत, न अंत, मन चाही, न चाही, अनाथ, न आत, अनावश्यक, न आवश्यक, ये इसके उदाहरण है। अब आते हैं मध्यम पद लोपी तत्पुरुष। जिस समस्त पद के दोनों पदों के बीच कोई पद लुप्त हो उसे मध्यम पद लोपी समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर समस्त पद और विग्रह। बैलगाड़ी, बैलों से खींची जाने वाली गाड़ी, वन मानुष, वन में रहने वाला मानुष, ये है हमारा। अब आता है कर्मधारय समास। जिस समास में पूर्व पद गौण तथा उत्तर पद प्रधान हो उसे पूर्व पद विशेषण और उत्तर पद विशेष्य या एक पद उपमान तथा दूसरा पद उपमेय हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। कर्मधारय समास के तीन रूप दिखाई देते हैं। बच्चों, कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है आपस में दोनों पदों में, या फिर उपमेय और उपमान का संबंध होता है। उपमेय यानी कि एक की तुलना की जाती है दूसरी चीज से। ठीक है, एक की उपमा दूसरी चीज से दी जाती है, तुलना की जाती है। तो चलिए करते हैं, यहाँ इसको जानते हैं। विशेषण पूर्व पद। जिस समस्त पद में पहला पद विशेषण हो और दूसरा विशेषण। पहला पद विशेषता बताने वाला होगा और दूसरे पद की विशेषता बताई जाएगी। तो चलिए तालिका के माध्यम से जानेंगे इस बात को। नील गाय, नीली है जो गाय, है भी आएगा, नीली है जो गाय। पीतांबर, पीत, पीला है जो अंबर। लाल टोपी, लाल है जो टोपी। अब विशेष्य पूर्व पद। यहाँ पर विशेष्य पहला पद होता है। जिस समस्त पद में पहला पद विशेष्य हो दूसरा विशेषण, यानी कि पहले पद की विशेषता दूसरे पद के द्वारा बताई जाती है। नरोत्तम, नरों में जो उत्तम। पुरुषोत्तम, पुरुषों में जो उत्तम। मुनिश्रेष्ठ, मुनियों में जो श्रेष्ठ। ये है हमारा विशेष्य पूर्व पद वाला। अब विशेषण उभय पद। जिस समस्त पद में दो पद विशेषण हो, जैसे खट्टा मीठा, लाल पीला, दो चार, श्याम सुंदर, भला बुरा आदि। तो इस प्रकार के जहां दोनों ही पद विशेषण का कार्य करते हैं। फिर आता है द्विगु समास। जिस समासिक पद का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण और किसी समूह का बोध कराता हो द्विगु समास कहलाता है। यहाँ पे पहला पद संख्यावाचक विशेषण हो और पूरा पद ही समूह का बोध कराता है। यहाँ पर तालिका के माध्यम से जानेंगे समस्त पद और विग्रह। तिरंगा, तीन रंगों का समूह। त्रिफला, तीन फलों का समाहार। त्रिलोक, तीन लोकों का समूह। दुसूती, दो सूत वाली। दोपहर, दो पहरों का समाहार। सप्तऋषि, सात ऋषियों का समूह। दो राह, दो राहों का समाहार। चवन्नी, चार आनों का समूह। नवरत्न, नौ रत्नों का समाहार। अष्ट सिद्धि, आठ सिद्धियों का समूह। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पहला पद संख्यावाची है, संख्यावाचक विशेषण। ठीक है, हम कह सकते हैं संख्यावाची, संख्या को बताने वाला है, और पूरा पद समूह का कार्य कर रहा है। कर्मधारय और द्विगु समास में कुछ अंतर है बच्चों, जानेंगे। कर्मधारय समास में समस्त पद का एक पद गुणवाचक विशेषण, दूसरा पद विशेष्य होता है, परंतु द्विगु समास में पहला पद संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये अंतर है। इसमें एक क्या होगा, गुणवाचक विशेषण और दूसरा विशेष्य। इसमें संख्यावाचक विशेषण और दूसरा पद विशेष्य। जैसे उदाहरणों के माध्यम से भी बताई गई है ये बात। नील गगन, नीला है जो गगन, कर्मधारय। काली मिर्च, काली है जो मिर्च, कर्मधारय। नवग्रह, नौ ग्रहों का समूह द्विगु, और चतुर्वर्ण, चार वर्ण द्विगु। चार वर्ण या फिर हम कह सकते हैं चार वर्णों का समूह। हमारा अगला समास है
बहुव्रीहि समास, जिस समस्त पद में कोई भी पद प्रधान ना होकर कोई अन्य पद ही प्रधान हो वह बहुव्रीहि समास कहलाता है। इस समास द्वारा बनने वाला पद विशेषण का कार्य करता है। मतलब इसमें दोनों ही पद की महत्ता नहीं होती, प्रधान नहीं होते, तीसरे पद को ये विशेष बना देते हैं और वही अर्थ ये देते हैं, उसी उसी शब्द को ये अर्थ के लिए रूढ़ भी कर देते हैं। समस्त पद का वही अर्थ बताता है। जैसे समस्त पद और विग्रह के माध्यम से समझाया, नीलकंठ नीले कंठ वाला अर्थात शिव, तीसरे अर्थ की प्रधानता शिव। विषधर विष को धारण करने वाला शिव। दशानन दश है आनंद मुख जिसके रावण। लंबोदर लंबा है पेड़ जिसका गणेश। चक्रधर चक्र धारण करने वाला विष्णु। तो क्या हो रहा है, तीसरे पद को ये प्रधान बनाने का कार्य करते हैं। दिगु और बहुव्रीहि समास में अंतर। दिगु, यहाँ पर द्विनी दिगु समास में समस्त पद का पहला पद संख्यावाचक विशेषण होता है और दूसरा पद उसका विशेष्य, परंतु बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही विशेषण का कार्य करता है। पूरा पद ही विशेषण विशेषता बताने वाला हो जाता है। दिगु और बहुव्रीहि समास यहाँ पर दिए गए हैं, समस्त पद और विग्रह के माध्यम से बताया गया है। पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह। पंचरत्न, पांच रत्नों वाला। अगर हम बहुव्रीहि के हिसाब से करेंगे ना, पंचरत्न दोनों में आता है, लेकिन अगर हम विग्रह के हिसाब से पता चलता है इनका अंतर। अगर हम कहते हैं पांच रत्नों का समूह तो दिगु, पांच रत्नों वाला तो क्या हो जाएगा हमारा बहुव्रीहि। त्रिफला, तीन फलों का समूह, त्रिफला तीन फलों वाला। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में अंतर। कर्मधारय समास में एक पद विशेषण या उपमान होता है और दूसरा विशेष्य या उपमा होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में समस्त पद ही किसी संज्ञा का विशेषण होता है। तो कर्मधारय में भी एक ऐसी होता है, एक विशेषण होता है एक पद और एक विशेष्य होता है, या फिर उपमा उपमान का संबंध होता है। लेकिन बहुव्रीहि में तो पूरा पद ही विशेषण का कार्य करता है। कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। नीलकंठ नीलाकंठ विशेषण नीला। पीतांबर पीला कपड़ा विशेषण पीला। पीला कपड़ा हम कहे, नीला कंठ कहे तो ये कर्मधारय। नीलकंठ नीला है जिसका कंठ शिव। पीतांबर पीले वस्त्रों वाला कृष्ण। तो यहाँ पर केवल विशेषता बताई जाएगी, लेकिन यहाँ पर तीसरे अर्थ की तरफ संकेत भी किया जाएगा। अब आता है द्वंद्व समास, जिस समस्त पद में दोनों पद प्रधान हो और विग्रह करने पर एवं और तथा आदि लगता हो वह द्वंद्व समास कहलाता है। मतलब दोनों पद एक जैसे होते हैं, समान रहते हैं। ठीक है, और जब हम उनका विग्रह करते हैं तो यहाँ तो हमारे सामने कुछ योजक शब्द प्रकट हो जाते हैं, जैसे समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानेंगे। राधा कृष्ण राधा और कृष्ण। आटा दाल आटा और दाल। अंजल अन्न एवं जल। हार जीत हार और जीत, हार या जीत। राजा प्रजा राजा तथा प्रजा। सुख दुख सुख और दुख, सुख या दुख। तो ये हमने देखा कि यहाँ पर कैसे योजक शब्द आ गए बीच में विग्रह करने पर, और एवं या, ठीक है, तथा अथवा ये भी आ सकते हैं। अब आता है अव्ययीभाव समास, जिस समस्त पद का पहला पद प्रधान व अव्यय हो तथा उसके योग से सारा समस्त पद ही अव्यय बन जाए उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। तो इसमें पहला पद अव्यय होता है, अव्यय की भांति कार्य करता है, यानी कि जिसमें कोई परिवर्तन ना आए, विकार उत्पन्न ना हो, और जब हम इसका समस्त पद बनाएंगे तो पूरा पद ही अव्यय का कार्य करेगा। ये है हमारा अव्ययीभाव समास। समस्त पद और विग्रह के माध्यम से जानेंगे। प्रत्येक, एक एक, बेचैन बिना चैन के, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार, गली गली प्रत्येक गली, भरपूर पूरा भरा हुआ, साफ साफ स्पष्ट बिल्कुल साफ, भरपेट पेट भरकर, और यथा समय ठीक समय पर। आगे आएगा संधि और समास में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर है जानेंगे। संधि और समास दोनों यद्यपि मेल करने की प्रकृति रखते हैं, परंतु दोनों का अपना स्वतंत्र अस्तित्व है। दोनों में अंतर इस प्रकार है। तो संधि और समास दोनों का ही कार्य क्या होता है, मेल करना, मिलान करना, जोड़ करना, लेकिन इनमें अंतर है, दोनों में काफी अंतर है। क्या है, संधि में वर्णों का और समास में शब्दों का मेल होता है। संधि में हम वर्णों को मिलाते हैं, पहले शब्द का अंतिम वर्ण दूसरे शब्द का प्रारंभिक वर्ण आपस में मिलते हैं और विकार आता है, परिवर्तन होता है। लेकिन समास में शब्दों को मिलाया जाता है। संधि में वर्णों के योग से वर्ण परिवर्तन भी होता है, जबकि समास में दो या अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं। संधि में क्या होता है, वर्णों का रूप परिवर्तन हो जाता है, उसमें विकार आ जाता है, लेकिन समास में नहीं, क्या होता है, वो एक नए शब्द की रचना करते हैं। तो ये दोनों में अंतर था। अब हम दो अभ्यास कार्य करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है अति लघु उत्तरीय प्रश्न, उसके बाद है लघु उत्तरीय प्रश्न, और फिर आएगा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के उत्तर आप स्वयं देने का प्रयास करेंगे। कार्य अपनी अभ्यास पुस्तिका में सुंदर अक्षरों में करेंगे। और उसके बाद है निम्नलिखित शब्द समूह का क्या जगह मेल करके, मिलाकर
समासपद लिखिए हुए समास का नाम भी बताइए। तो चलिए करते हैं। पहला है हमारा पाप पुण्य, तो क्या हो जाएगा, समासपद क्या बनेगा इसका, कैसे बनता है इसका पाप पुण्य का, पाप पुण्य। कौन सा समास है ये है हमारा द्वंद्व, द्वंद्व समास। तीन फलों का समूह क्या हो जाएगा, त्रिफला, द्विगु समास, द्विगु समास। काली जो मिर्च, तो काली मिर्च, काली मिर्च हो जाएगा कर्मधारय समास। धन से हीन क्या हो जाएगा, धन हीन तत्पुरुष समास। और अगर हम इसका भेद भी करना चाहें तो अपादान तत्पुरुष। दोष से मुक्त, दोष मुक्त, ठीक है, ये भी हमारा तत्पुरुष का है और ये भी हमारा अपादान तत्पुरुष है। पति और पत्नी, पति पत्नी, पति पत्नी, कौन सा, द्वंद्व समास, द्वंद्व, द्वंद्व समास है हमारा। अगला है नरों का भक्षी, क्या हो जाएगा, नर भक्षी तत्पुरुष समास। और अगर हम इसका भेद करें तो संबंध तत्पुरुष। अगला है दो राहों का समूह, क्या हो जाता है, दो राहा, दो राहा। और ये हमारा उदाहरण है किसका, द्विगु समास का, ठीक है। तो बच्चों हमने पाठ को बहुत अच्छे से समझकर पढ़ा और अभ्यास कार्य किया है। इसके अतिरिक्त जो भी कार्य है वो आप स्वयं करेंगे सुंदर अक्षरों में अपनी अभ्यास पुस्तिका में। बच्चों आज हमने पाठ के माध्यम से समास के विषय में जाना। आशा करती हूँ यह पाठ आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। पाठ को फिर से जरूर पढ़ेंगे। मिलते हैं अगली कक्षा में नए पाठ के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। धन्यवाद।